नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय जो कि काफ़ी चलन में भी चल रहा है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो इसमें जिन्हें जहाँ से भी कोई स्रोत मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, जो भी मन की भड़ास है, ऊल जलूल इधर उधर की सारी बातें, चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत प्रतिबंध भी नहीं है और अपनी पक्ष को रखना भी चाहिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पक्ष तर्कपूर्ण हो तो अच्छा लगता है। लेकिन बिना देश काल परिस्थिति का ज्ञान हुए किसी भी विषय पर कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। हालांकि जो भी है, तो मैं जहाँ से प्रेरित हुआ कि मुझे भी अपनी बात को लोगों के समक्ष रखनी चाहिए, तो वह जो प्रेरणा मिली वह एक शिक्षक हैं, बहुत ऊंचे दर्जे का शिक्षा प्रदान करते हैं। यूपीएससी वालों को हिंदी माध्यम से तैयारी करवाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति नाम है। तो वो प्रायः ब्राह्मण के विरोध में ही अपनी बातें करते रहते हैं, अपनी पक्ष को रखते रहते हैं। और ऐसे काफ़ी क्लिप्स कटिंग सबके पास उपलब्ध भी है। अब चूंकि वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक योग्य टीचर हैं, एक योग्य शिक्षक हैं। मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन यह है कि आप अपने व्यक्तिगत मन के भड़ास को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अगर आप सामाजिक कर रहे हैं, उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे वह ठीक नहीं लगता। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो आरक्षण पर उनकी बात को सुना कि 70 साल से आरक्षण है, 90% की आबादी, जिसमें SC ST OBC सब आ जाते हैं। तो लोगों की हालत खराब है, लोग पागल से हुए जा रहे हैं। लेकिन 3000 साल से शिक्षा पर मात्र ब्राह्मण हावी थे, ब्राह्मण उसमें जो है आरक्षित थे 100%। उस विषय में वह लोग सोचते नहीं हैं। तो महाराज, मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्राह्मण वर्ग है वह स्वयंभू है नहीं, ब्रह्मांड से वह पैदा नहीं हुआ है अकेले। जिस प्रकार से सभी जीव, वनस्पति, चराचर जगत का निर्माण हुआ है, उसी में से ब्राह्मण वर्ग भी सबके साथ में ही पैदा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसका माथा अलग से नहीं पैदा होता, उसका छाती अलग से नहीं पैदा होता, उसके हाथ पांव अलग से नहीं आते। जब बालक जन्म लेता है तो संपूर्ण शरीर के साथ में ही उसका प्रादुर्भाव होता है, वह जन्म लेता है। इसी प्रकार से सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो रही है, जो व्यवस्था बनी है, उसका निर्माता कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं रहा है महाराज। देश काल परिस्थिति को आप बखूबी समझते होंगे, हम सभी समझते हैं। क्योंकि धर्म जो है वह ध्री धातु से बनता है, और धर्म का मतलब होता है कि व्यवस्था को धारण करना। धर्म का निर्माण ही इस परिप्रेक्ष्य में हुआ है कि कहीं पर कोई अभद्रता न हो, अराजकता न हो। तो मान लीजिए व्यक्ति पैदा हुआ, 2-4 लोग आए, धीरे धीरे वह जानने लायक हुए, समझने लायक हुए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जो बौद्धिक क्षमता होती है वह सबकी समान नहीं होती है।
जो विकास होता है व्यक्ति का वह भी समान नहीं होता है। यहां तक कि शारीरिक विकास भी समान नहीं होता है। एक ही वातावरण में समान खान पान होने के बावजूद भी व्यक्ति के शारीरिक विकास में अंतर पाया जाता है, बौद्धिक विकास में और भी ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो महाराज, जो प्राचीन काल में शिक्षा की पद्धति रही है और जहां से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का शुरुआत माना जाता है, उस समय की व्यवस्था भी ऐसी ही रही है कि सब समकक्ष थे, एक ही साथ में रहते थे, एक ही भाव में रहते थे। कोई खास विषमता, मानसिक रूप से आपसी भेदभाव का कोई जो है कारण नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि उसमें से जिनकी IQ ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादा शिक्षा में समय दिया, शिक्षा को प्राप्त किया और अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने जो है अपने शारीरिक कौशल को निखारा, कोई जो है शांति से व्यापार इत्यादि करने लगे और कोई जो है उसमें से श्रम को ही प्रधानता दिए और शारीरिक श्रम पर ही ज्यादा बल दिए। तो उनके अलग अलग जो है वर्ण निर्धारित हो गए। अब ये तो हम सभी जानते हैं, ऐसा चल भी रहा है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये प्राचीन काल से, अनादि काल से चली आ रही है व्यवस्था महाराज, कि जो भी व्यक्ति एक बार इस रेस में, विकास के रेस में, विकास की दौड़ में जो एक बार पीछे छूट जाता है, बामुश्किल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो रेस में शामिल हो जाएं या रेस से आगे निकल जाएं, वरना प्रायः लोग पीछे छूट ही जाते हैं। तो इस तरह से काफी ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं प्राचीन काल में कि वहां पर शूद्र बालक भी अध्ययन करता है, पढ़ता है। हाँ, ये है कि उनकी संख्याएं कम हैं, क्योंकि वह शारीरिक श्रम में ज्यादा समय दे रहे हैं। अब उनसे जो भी संतान उत्पत्ति हो रही है और उसकी जो आनुवंशिक लक्षण है वह मेहनत पर ज्यादा है और बौद्धिक कार्यों पर कम थे। धीरे धीरे उसी में से कोई एक वातावरण से या परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उन्हें बोध होता है तो अध्ययन करते हैं। अनादिकाल से किसी के लिए कोई अवरोध नहीं था महाराज, ना आज भी अवरोध है। अगर अवरोध होता तो यहाँ तक किसी भी हालात में कोई आ नहीं पाते। और रही बात ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मण तो महाराज हमेशा से समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अग्रसर रहे हैं। पहले से भी वह धन संग्रह के लिए तो बिल्कुल ही प्रयासरत नहीं रहे हैं। प्राचीन काल में जहाँ से इन सब चीज़ों की कल्पना हम लोग करते हैं, हालांकि वर्तमान समय में अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। न तो तब थी न अब थी। अब यही है कि एक ही घर में 4-5 भाई हैं, उसमें से कोई जो है अच्छा अधिकारी हो जा रहा है, कोई कर्मचारी हो जा रहा है, कोई चपरासी हो जा रहा है, कोई पागल हो जा रहा है, कोई अपराधी हो जा रहा है, कोई चोर हो जा रहा है। तो महाराज इसमें बताइए उस अधिकारी भाई का या उस कर्मचारी भाई का क्या दोष है? कोई रोक नहीं सकता है महाराज। तो ये जो जाति व्यवस्था रही है, इसे किसी ने निर्मित नहीं किया है। इसका श्रेय किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर नहीं जाता है। ये परिस्थितियों ने निर्माण की है। आपका नाम कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, तो आपके सामान्य नाम को भी लोग सही तरीके से उच्चारण करने में शर्माते हैं। लेकिन अगर आपका नाम कितना भी टेढ़ा हो, खराब हो, लेकिन अगर आपकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा अच्छी है तो आपके टेढ़े मेढ़े नाम को भी लोग आदर से लेना चाहते हैं, आदर से लेते भी हैं। तो इसमें किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। और मैं ऐसे सभी शिक्षक समुदाय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप लोग भ्रम पैदा न करें, क्योंकि आप जो सुधार चाहते हैं वह सुधार नहीं होगा। आप नफरत के बीज बो रहे हैं महाराज। तो आप लोग ऐसा न करें
आप का सम्मान है। मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी उस योग्य हैं। और किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर बिगड़ जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा महाराज। अगर कोई एक शिक्षक बिगड़ जाए तो शिक्षक कुछ भी करने में समर्थ होता है। ऐसे शिक्षकों में चाणक्य को मैं याद करना चाहूँगा। अगर चाणक्य एक शिक्षक ही थे, उन्होंने जो चाहा वह कर दिखाया, तो आप लोग भी जो चाहेंगे वह हो सकता है। लेकिन आपकी चाह में जो प्रतिशोध है, जो क्रोध है, जो कुंठा है, जो क्षुब्ध पीड़ा है, इससे केवल नफरत फैलेगी और नफरत का परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हुई हैं वह केवल परिस्थिति के कारण हुई हैं, और हर घटना में देश काल परिस्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना, दोषारोपण करना यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहे साहित्यिक स्रोत से देखते आ रहे हों और चाहे जो भी अवशेष, साक्ष्य वस्तुएं, प्रतिमाएं, मूर्तियां जो भी प्राप्त हुई हैं, जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं, हमें यह कहीं से पता नहीं चल पाता है कि हाँ, जाति व्यवस्था यहीं से शुरू की गई है। मनुस्मृति पर लोग चर्चा करते हैं, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन आता है, लेकिन वह निर्माता निर्धारण करता नहीं है। उसके पहले चीजें जैसी समाज में प्रचलित हैं उसी का वर्णन किया गया है। तो किसी विशेष पुस्तक को अगर लक्ष्य करके उसका अपमान किया जाए, किसी संत महात्मा को लक्ष्य करके अपमान किया जाए, किसी वर्ग, जाति, वर्ण को लक्ष्य करके उस पुरानी विषय को जागृत करके नफरत फैलाया जाए, यह उचित नहीं होगा। सबका समादर है। कहीं कहीं सुनने में आता है कि वो हमसे शादी कर लें, शादी कर लें। महाराज, शादी तो मन मिलने से होता है ना। समाज में गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज कहते हैं, चल ही रहा है, कौन रोक रहा है? अगर आप ब्राह्मणों में शादी करेंगे या आप ब्राह्मणों के यहाँ शादी करेंगे तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि हम समत्व का भाव रखते हैं कि तुरंत आपसे शादी कर देंगे। महाराज, ब्राह्मण का ब्राह्मण के यहाँ ही शादी होने में बहुत बल लगता है, क्योंकि शादी करने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, मिलाई जाती हैं। और लोग अपनी बेटी को कहीं पर अगर ब्याहते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझते हैं, देखते हैं कि भविष्य में उनकी बेटी को कोई दिक्कत न हो। तो आपके तुरंत कह देने मात्र से ऐसा नहीं होगा। अगर आपका सामाजिक व्यवस्था अच्छा है, आप सक्षम हैं भरण पोषण करने में, आपके पास संस्कार है, शिक्षा है, आपका आपसी तालमेल अच्छा है, तो कोई जाति का बंधन नहीं है। लेकिन यह है कि गुस्सा बस, दबाववश, जबरदस्ती अगर आप समत्व लेना चाहें तो समत्व आपको देगा भी कौन? क्यों आप ऊंच नीच समझते हैं? सब सम है, सम समझना भी चाहिए। आप सबका सम्मान करें, सब आपका सम्मान करें, और क्या चाहिए? अब ऊंच नीच वाली जैसी तो कोई बात नहीं है। रही बात थोड़ी सी मन की गति है, मन में ऊंच नीच का भाव है, जो अब जो व्यवस्था बन गई है ऊंची जाति नीची जाति वाली, जाते जाते चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग नफरत फैला रहे हैं, जिस प्रकार से पुरानी बातों को अभी नवीनता दे रहे हैं, यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर हमें एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है तो नफरत जैसी चीज़ों को एकदम दूर रखकर केवल प्रेमपूर्ण बातों को ही सामने लेकर आना होगा। जिसके पास भी नेतृत्व करने की क्षमता है, वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आज वह नेता बना है। जिसके पास ज्ञान है, चाहे जिस भी जाति का हो, वह आज शिक्षक है। और ब्राह्मण वर्ग से ही जिनके पास शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, प्यून बने हैं। तो कौन सा कहें कि हर ब्राह्मण शिक्षक पद पर ही है या बड़े ऊंचे पद पर है, अधिकारी पद पर है? जो जिस योग्य है वह उस पद पर तब भी था, अब भी है। हाँ, ये है कि पुराने समय में जितने भी लोग शिक्षा से स्वयं दूरी बनाए हैं और उनकी जो संतानें हुई हैं, वह धीरे धीरे एक वर्ग विशेष खुद ही तैयार कर ली हैं, न कि उसका जन्मदाता कोई और है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जैसा भी आप लोगों के द्वारा प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया या फीडबैक हमें मिलेगा तो उस हिसाब से फिर हम आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।
हर हर महादेव।